नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं अनुराग सक्सेना और तहे दिल से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे शो शख्सियत में। जी हां, शख्सियत एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हम आपके बीच मौजूद शख्सियतों को यहां पर इनवाइट करते हैं और मिलवाते हैं आपसे, ताकि आप जान सकें कि अपनी अपनी फील्ड में कितना बेहतरीन वो काम कर रहे हैं, ताकि अपने शहर का नाम, अपने जिले का नाम और सबसे बड़ी बात अपने प्रदेश का नाम वो ऊंचा कर सके। इसी कड़ी में शख्सियत की आज इस कड़ी में हमारे साथ एक और शख्सियत जुड़ रहे हैं, जो कि एक अभिनेता भी हैं, एक डायरेक्टर भी हैं और सबसे बड़ी बात एक प्रोड्यूसर भी हैं और लगातार फिल्म इंडस्ट्री में यानी कि सिनेमा की सेवा कर रहे हैं। मेरे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं रविंद्र टुटेजा जी, जो कि फिल्म डायरेक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, एक्टर भी हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा, रविंद्र जी आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार जी। आपको बता दूं दर्शकों की लगातार कई फिल्मों में इन्होंने बतौर अभिनेता भी काम किया है और 3 फिल्में इन्होंने एज अ प्रोड्यूसर इन्होंने रिलीज भी की हैं। और सबसे अहम बात यह है कि बतौर अभिनेता इन्होंने कम से कम 100 से ज़्यादा फिल्मों में काम भी किया है और शॉर्ट फिल्म्स की अगर मैं बात करूं तो करीब 1000 शॉर्ट फिल्म्स तो ये बना ही चुके हैं। रविंद्र जी, हमारे दर्शकों को ये बताएं कि आखिरकार आपके जो करियर है कानपुर से कैसे शुरुआत हुई, इस फिल्म इंडस्ट्री में आपकी एंट्री की। आप सभी को हमारे तरफ प्यार भरा नमस्कार। मैं आज से करीब 2012 में बॉम्बे गया। मेरे पिताजी का एक सपना था कि मैं कुछ फिल्म बनाऊं, लेकिन चांस की बात जो सपना देखा सन 1980 में, वो किसी वजह से उनका सपना पूरा नहीं हो पाया। तो मेरे मन में एक कसक थी कि ईश्वर कभी मुझे इतना पैसा दे। हालात इतने अच्छे नहीं थे उस समय, लेकिन मैंने सोचा कभी मेरे पास पैसा आएगा तो मैं अपने पिताजी की अंतिम इच्छा जरूर पूरी करूंगा। 2012 में जब मुझे लगा कि मैं अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो गया हूँ, तो मैंने मुंबई का रुख किया और उसके बाद एक लंबी कहानी है जो मैं मुंबई पहुंचा और फिर मैंने अपना फिल्म का सफ़र शुरू किया। रविंद्र जी, अमूमन हमने देखा है कि जब हम फिल्म के लिए शुरुआत करते हैं फिल्मी करियर की, जी, चाहे वो अभिनेता के तौर पे हो, डायरेक्टर के तौर पे हो, प्रोड्यूसर के तौर पे हो, हर एक कलाकार के लिए एक तरह से मुंबई जो है वो एक तरह से मक्का मदीना भी कह सकते हैं उसको, यानी कि एक ऐसा स्थल, कर्मभूमि जहाँ पर हर इंसान जाना चाहता है। जी। लेकिन वहाँ जाने के बाद किस तरीके की समस्याएं सामने आती हैं। हर इंसान जो स्ट्रगल करने जाता है, अपनी पहचान बनाने जाता है, आपके सामने क्या क्या मुश्किलें आई और किस तरीके से आपने उन चीज़ों का सामना किया, कैसे अचीव किया इस मुकाम को आपने? जब मैं पहले 2012 में जब मैं बॉम्बे गया, तो उससे पहले मैं करीब 50 बार बॉम्बे हो आया था और अपने सफ़र की तलाश कर रहा था कि मुझे मंजिल मिल जाए। लेकिन जब 2012 में मैं पहुंचा तो मैंने सोच लिया था कि अब मैं वापस तभी आऊँगा जब मैं एक मुकाम खड़ा कर दूँगा, अपने कानपुर का नाम रोशन करूँगा, अपने परिवार का नाम रोशन करूँगा। मैंने कई बड़े बड़े प्रोडक्शन में मैंने जाके मिलने की कोशिश की लोगों से। मतलब मैं शायद 2 साल तक तो लोगों से मिल के उनके बारे में जानता रहा कि ये लाइन आखिर है क्या और उसके लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा। कई मैंने पार्टियां की, कई जगह मैंने काम सीखने की कोशिश की और 2014 पे मैंने प्लान किया कि मैं एक फिल्म बनाऊंगा। फिर मुझे कोई अच्छा एक स्क्रिप्ट नहीं मिल रही थी, अच्छे लोग नहीं मिल रहे थे। फिर मुझे 2 साल और लगे इस बारे में। फिर 2016 में मैंने फिल्म शुरू की। इस बीच तो बहुत सारे उतार चढ़ाव आए मेरे लिए। आखिर मेरा सपना पूरा हुआ। 2016 में मैंने फिल्म बनाई और ऑल ओवर इंडिया रिलीज़ की। कानपुर में भी मैंने मल्टीप्लेक्स भी लिया, रेवमोती, और इसके अलावा 4 सिनेमाघर मैंने और भी लिए और ये मेरी फिल्म 138 सिनेमाघर में पहले ही दिन लगी थी। मैंने सुना है जहाँ तक आपने जो फिल्में बनाई, जैसे कि इमरान खान को लेके आपने बनाई थी ब्यूटी एंड ब्रेन, जो कि सक्सेसफुली देखा जाए तो रिलीज़ भी उसको किया आपने। उसके बाद आपने राजपाल यादव को लेकर आपने एक फिल्म बनाई अपरिचित शक्ति, यानी कि देखा जाए तो एक लीग से हटके आपने फिल्म बनाई राजपाल यादव को। उसमें आपने लीड कैरेक्टर दिया जिनके अंदर एक ऐसी शक्ति आ जाती है जो कहते हैं ना कि जब इंसान हर तरफ से टूटा हो, परेशान हो, उसके साथ बहुत सारी समस्याएं हुई हो, उसके बाद एक ऐसी शक्ति आ जाना। आखिरकार राजपाल यादव का उस फिल्म से जुड़ाव कैसे हुआ? जब मैं इसकी कास्टिंग कर रहा था तो मेरे साथ में सुरेंद्र पाल जी थे, मेरे एक दोस्त हैं सन्नी कपूर जी जो फिल्म को मेरे डायरेक्ट कर रहे थे, और भी मेरे कुछ खास लोग थे। गुलशन जी हैं जो क्राइम पेट्रोल में पुलिस इंस्पेक्टर बनते हैं, मेरे बड़े अच्छे दोस्तों में थे। तो हम लोग बैठ के एक जगह कॉफ़ी पी रहे थे तो प्लान किया कि कुछ नया करना है इस बार। तो उस समय राजपाल यादव जी का नाम बहुत चल रहा था और मुझे लगा कि परफेक्ट जो हम लोग का कैरेक्टर है इस फिल्म में, जो हीरो का कैरेक्टर है,
इसके लिए राजपाल से अच्छा कोई कैरेक्टर हमको मिल ही नहीं सकता था। तो हमारे वो अच्छे दोस्त भी थे राजपाल जी, तो हमें लगा कि हमको ये सपोर्ट भी करेंगे, क्योंकि एक हम बड़ी फिल्म बना रहे हैं, अगर हमारी उनसे ट्यूनिंग अच्छी होगी तो शायद फिल्म हमारी बहुत अच्छी बनेगी, और हमारी कोशिश ये कामयाब भी हुई। बिल्कुल, और कामयाबी कहीं ना कहीं कदम चूमती भी है अगर लगन के साथ और मेहनत के साथ वो चीज़ की जाए। लेकिन एक समस्या सबसे बड़ी आती है बतौर अगर प्रोड्यूसर की मैं बात करूं, जी जी, तो सबसे बड़ी प्रोड्यूसर जो होता है उसके लिए सबसे बड़ी समस्या होती है बजट। जी, उस बजट में एक लिमिटेड बजट के अंदर एक फिल्म को बनाना, एक टाइम लिमिटेशंस के साथ उसको खत्म करना, फिर प्री प्रोडक्शन से शुरुआत करते हुए पोस्ट प्रोडक्शन जाना, और सबसे अहम जो आता है फिल्म की रिलीज। जी, क्योंकि फिल्म में बहुत सारी होती है, जी, रिलीज इशू होती है, जो उस फेज में आती है, जब आप एडिट करने के बाद पोस्ट प्रोडक्शन पूरा खत्म करने के बाद जब रिलीजिंग की तरफ बढ़ते हैं, तब किन किन मुश्किलों का सामना एज प्रोड्यूसर करना पड़ा? जी, एक्चुअली मैं सच कहूँ तो मुझे ईश्वर ने इतनी कृपा ईश्वर की कि मुझे सब चीज़ों का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि मैंने ऐसा तो था नहीं कि मैंने बस आगमन किया और फिल्म बनाने बॉम्बे पहुंच गया। मैंने 2000 अगर बात करूँ तो 1980 से मैं लगा था, आज से करीब 40 साल पहले से मैं ट्राई कर रहा था, जाता था बॉम्बे, सीखता था कुछ ना कुछ। तो इस बार मुझे ऐसा तो कोई खास एक्सपीरियंस नहीं हुआ, क्योंकि मेरे साथ जितने भी लोग थे सारे मेरे संग पहले से मेरे संग जुड़े हुए थे 3, 4, 5 साल से, तो सबने मुझे बड़ा कोऑपरेट किया, और इस लाइन के बारे में मुझे खुद भी काफ़ी जानकारी हो चुकी थी, तो इसलिए मुझे कोई ऐसा मतलब फेस नहीं करना पड़ा जिससे मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई है। अच्छा, अगर मैं बात करूं बतौर अभिनेता भी आपने काम किया है कई फिल्मों में, और अगर मैं बात करूं तो एक हॉरर फिल्म थी, उसमें आपने मेन विलन का भी रोल जी 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 जी, और कहीं ना कहीं शक्ति कपूर के साथ जी आप नजर आए थे, और कहीं ना कहीं शक्ति कपूर जी से भी बड़ा रोल था आपका। जी, आखिरकार अभिनय के तौर पे, जब अभिनेता के तौर पे आप अभिनय करने उतरते हैं जी, और वो जी, भी इतने बड़ा हैं, तो फिर वहां पर कैसे आपने मैनेज किया और क्या एक अनुभव रहा आपका? जब मैंने पहली बार कैमरा फेस किया तो ये 2016 में मेरी खुद की फिल्म थी ब्यूटी विद ब्रेन। मेरे डायरेक्टर ने मुझसे कहा कि आप इतना पैसा लगा रहे हैं और आपको शौक भी है, तो इससे अच्छा प्लेटफॉर्म आपको कहाँ मिलेगा। और कास्टिंग पूरी हो चुकी थी, और उन्होंने मुझसे कहा कि जो कैरेक्टर आप बोलो हटा के आपको वहाँ पे हम सेट कर लेंगे, क्योंकि फिल्म तो आपकी है। तो मैंने कहा नहीं, हम किसी के भावनाओं से खिलवाड़ नहीं करेंगे, किसी ने उम्मीदें लगाई हैं और कोई उस कैरेक्टर के लिए पहले से परफेक्ट है, तो मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो मैंने कहा कोई ऐसा कैरेक्टर इसमें निकालिए नया। तो उसमें एक छोटा सा कैरेक्टर था कि जो इमरान खान थे, बाबा खान के नाम से उसको हमने फिल्म में नाम दिया था। बहुत बड़े वो एक शख्सियत है जिसमें उनका दबदबा था, फिल्म में दिखाते हैं, और मेन विलेन वो थे। तो और बाद में उनका कैरेक्टर हीरो में भी चेंज हुआ वो। तो उसमें एक ऐसा कैरेक्टर मुझे रखना था जो उनके साथ फ्रॉड करता है, चीटिंग करता है, उसको उसी समय गोली मार देनी थी। तो मुझे लगा मैं डायलॉग तो बोल नहीं पाऊंगा, तो एक छोटा सा कैरेक्टर मैं करता हूँ, अगर मैं कर गया तो ठीक है, नहीं तो उसको सीन से निकाल देंगे। लेकिन ईश्वर की कृपा थी, जब मैं नर्वस था पहली बार जब कैमरा फेस कर रहा था, तो मेरे साथ डायरेक्टर जो थे उन्होंने मुझे कहा कि आप परेशान ना होइए, यू कैन डू, आप सब कर सकते हैं, बस स्टार्ट करिए। तो मैंने फिल्म एक्टिंग की, और उसके बाद जब हमने एडिटिंग देखी तो वो सीन हमारा हाईलाइट पे था। बहुत ताड़ियां बजी, क्योंकि लोग ये सुन के हैरान थे, ये देख के हैरान थे कि शख्स ने पहली बार कैमरा फेस किया और मुझे गोली मारनी थी अपने आप को, और गोली मारते साथ मुझे गिरना था और मरना, सीन मरने का था। तो लोग सोच रहे थे कि गिरेगा तो चोट लग जाएगी या कुछ ऐसा था, लेकिन मैंने बड़ी बखूबी से उस ईश्वरी की कृपा से उसको पूरा किया, और धीरे धीरे मेरा हौसला खुलता चला गया। बिल्कुल, कहते हैं ना, शुरुआत कहीं ना कहीं से होती ही है, और अगर अच्छी शुरुआत हो तो फिर आगे की चीज़ें बहुत आसान हो जाती है। जी प्रवीण जी, एक चीज़ और पूछूंगा, जैसा कि आपने अभी एक इसमें जवाब, मेरे सवाल के जवाब में आपने कहा कि जब आपके राइटर ने कहा, डायरेक्टर ने कहा कि किसी का रोल काट के आपको वहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जी जी, आपने कहा नहीं, किसी का रोल मत काटिए। जी, अमूमन हम फिल्म इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूँ, मैंने भी नज़दीक से फिल्म इंडस्ट्री को देखा है, समझा है, परखा है। जी जी, अगर आपसे बात करूँ तो क्या आपको लगता है कि फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा नहीं होता? क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में अमूमन जब एक सपने लेकर वहाँ पर स्ट्रगलर जाता है, बतौर राइटर, बतौर अभिनेता, बतौर किसी भी फील्ड में काम करने, तो अमूमन अगर मैं बात करूँ अभिनेता के तौर पर, जी, लाखों ऑडिशंस होते हैं, कई सीरियल्स के, कई फिल्मों के, और अमूमन हमने ऐसा भी देखा है कि ऑडिशंस में सेलेक्ट होने के बावजूद जब वो फिल्म या सीरियल जब सामने आता है तो पता चलता है कि कास्टिंग पहले किसी और की होनी थी, लेकिन वहाँ पर किसी और को, किसी बड़े स्टार के बेटे को या किसी और को, जान पहचान के लड़के या बंदे को या बंदी को वहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिया गया। ऐसे में आपको नहीं लगता कि एक तरह से देखा जाए तो ये शोषण है, मेंटली रूप से भी? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आपने।
जो आपने कहा 100% ठीक है। ये तो बात आपने एक बताई, मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा। उनकी एक फिल्म थी, फिल्म में हीरो का करेक्टर 50% शूटिंग हो चुकी थी और किसी उनके दोस्त ने उनसे बोला कि भाई इस फिल्म में मैं पैसा लगा दूंगा, लेकिन मेरे बेटे को उसमें आप हीरो ले लो। उस शख्स ने उसको यूं निकालकर बाहर फेंक दिया। हालांकि ये चीज हर बिजनेस में होती है, मैं देखता हूँ। आप किसी भी इंडस्ट्री में जाएंगे तो ये होता है कि अपने रिश्तेदार को या अपने जानने वाले को आप सपोर्ट करेंगे, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में अगर मैं कहूँ तो ये बहुत गंदी चीज है। लोग सिर्फ पैसे के लिए यहाँ पे कुछ भी करने को तैयार हैं। वहां पर एक ही भगवान है, पैसा। अच्छा, जैसे कि अभी अमूमन एक सामने अभी हालात जो हैं इंडस्ट्री के, क्योंकि लगातार देखा जाए तो एक ऐसी सिचुएशन में पूरा देश, पूरी दुनिया इस समय फंसी हुई है, जहाँ पर लोगों के पास काम नहीं है। कई शूटिंग्स कई महीनों से रुकी हुई है। अब धीरे धीरे करके चीज़ें ट्रैक पर आई जी। लेकिन सबसे बड़ी बात ये पूछूंगा कि जो अभी माहौल बना हुआ है जी सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद जी, आपको नहीं लगता कि एक अलग ही रूप, एक अलग ही रंग बॉलीवुड का सामने निकल कर आया है जी, जहाँ पर लोग, जो जनता है देश की, वो मांग कर रही है न्याय की। दूसरी तरफ एक उभरता हुआ सितारा जो अपने सपनों को पूरा करने वहाँ गया, आउट ऑफ द इंडस्ट्री का एक बंदा, ऐसे बहुत सारे लोग वहाँ पर हैं। लेकिन मेन चीज़ ये है कि वो एक स्टार था, उसने कई फिल्में की थी, सामने आ गया। आपको नहीं लगता कि ऐसे बहुत सारे वहाँ पे स्ट्रगलर हैं जो जाते हैं, अमूमन बहुत सारों की खबरें तो सामने आती भी नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग सुसाइड कर लेते हैं या कुछ ना कुछ परेशानियों का सामना वहाँ करते हैं। तो आपको नहीं लगता कि ये चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक बदनुमा दाग? बिल्कुल ठीक है। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हमारे देश के कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी सोच आज भी वही पुरानी है। मतलब ये पुरानी नहीं कहूँगा, गंदी सोच है। अब सुशांत सिंह राजपूत को एक पीछे से कोई बहुत बड़ा बैकअप नहीं था उसके साथ में, ठीक है ना। मेरे भी अच्छे दोस्त हैं, वो थे, सॉरी, और मेरी उनसे 3-4 बार मुलाकात हुई और मेरे एक दोस्त और हैं जिन्होंने मुझे उनसे मिलवाया था। आज भी मेरी उनसे जब बात होती है तो कह रहे थे कि सुशांत सिंह ऐसा था नहीं कि इतनी जल्दी वो छोड़कर चला जाता हम लोग को, और वो तब जब वो एकदम पीक टाइप चल रहा था उनका। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं ये जो बड़े स्टार हैं, चुनिंदा आप खान्स हैं या कुछ बड़े स्टार ऐसे हैं, मैं नाम नहीं किसी का लेना चाहता हूँ, तो इन लोगों को ये बड़ी ज्वेलसी होती है कि दूसरा बंदा इतनी जल्दी कल का आया और हमारे से आगे निकल गया। ये उसको किसी भी पार्टी में आने से मना कर देते हैं। अगर आपने मान लीजिए हमको बुलाया, हम सलमान खान है भाई दिवे, तो हमारी पहले सोच होगी कि फला बंदे को आप नहीं बुलाएंगे, अगर आप उसको बुलाएंगे तो मैं आपकी पार्टी में नहीं आ रहा हूँ, या मेरा बेटा आपकी फिल्म में काम नहीं करेगा अगर उसको आपने ले लिया तो ये गंदी सोच है कुछ लोगों की। लेकिन मैं तो ये कहूँगा जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। अब देखिए ना, ऐसे लोगों की फिल्में बन रही हैं और पूरा समाज, पूरी पब्लिक उसको नकार रही है। अच्छा, एक चीज़ और पूछूंगा रवीन जी आपसे जी, अहम सवाल। आप डायरेक्टर भी हैं, आप प्रोड्यूसर भी हैं, बहुत सारी उम्मीदें होती हैं आपकी कि आप भी कोई एक बेहतरीन फिल्म बनाएं, एक ऐसी बेहतर स्क्रिप्ट के साथ बनाएं। आपको क्या लगता है कि आज की जो फिल्में हैं, जो आज फिल्में बनी, क्योंकि पहले की जो फिल्में होती थी उनका एक कंटेंट होता था, एक सब्जेक्ट होता था, लोग उसमें जुड़ाव महसूस करते थे। आज भी कंटेंट जो है वो कई फिल्मों का कंटेंट ऐसा है कि लोगों को अट्रैक्ट करता है जी। मसलन बाला देख लीजिए, आप गुलाबो सिताबो देख लीजिए। इस तरह की फिल्मों का कंटेंट एक लीग से हट के फिल्में बनती हैं, एक अलग ही जॉनर होता है, एक अलग ही पब्लिक होती है इसको ऑडियंस देखने वाली जी। आपको लगता है कि क्या इस तरह की फिल्में जो हैं, अब जो सिनेमा एक नया आ रहा है दौर, ये सक्सेसफुल दौर रहेगा, या फिर जिस तरीके से अब आप देख रहे होंगे वेब सीरीज़ में या बाहर अमूमन हम देखते हैं कई फिल्मों में लोग मसाला डाल देते हैं, यानी कि बहुत ही वाहियात किस्म की चीज़ें, तो आपको नहीं लगता कि एक कंटेंट के ऊपर बेस्ड चीज़ें बननी चाहिए, ना कि देखा जाए मसाला डाल के आप अपनी फिल्मों को बेचें? मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ जो आपने कहा। देखिए, हम लोग कहते हैं कि बुरे का अंत तो बुरा होता है। कुछ टाइम के लिए तो हम हो सकता है कि गलत काम करके या गंदी फिल्म बना के या चीप क्वालिटी की फिल्म बना के अपनी फिल्म हिट कर लें या बहुत ज़्यादा पैसा कमा लें, लेकिन कितने दिन, इसकी लाइफ बहुत कम रहती है। अगर आप अच्छा कंटेंट बनाएंगे, अच्छी सोच लेके चलेंगे, राजश्री प्रोडक्शन को देखिए, आज भी उसके गाने हम लोग सुनते हैं। बिल्कुल। और जो फिल्में इस टाइप की वाहियात आती हैं,
ये आदमी सिर्फ 5-10 मिनट देखता है और वो भी मसाला देखने के लिए फिल्म लगाता है, चाहे वो OTT प्लेटफॉर्म पे आ रहा है, चाहे थिएटर पे है, चाहे यूट्यूब पे है। कुल मिला के अच्छी चीज़ अगर आप बनाएंगे तो वो फॉरएवर हमेशा आप देखेंगे। अब देख लीजिए, आज भी पुराने गाने ऐसे हैं जो हम लोग गुनगुनाते हैं, पुरानी फिल्में हैं जो हम लोग 10-10 बार 20-20 बार देख लेते हैं। और आज की फिल्म है कि आदमी आधा घंटा देखता है, जो मसाला उसको देखना होता है उसके बाद फिल्म से उठ जाता है। तो इसकी कोई लाइफ तो नहीं है। अच्छा, एक चीज़ ये भी पूछना आपसे चाहूँगा मैं यहाँ पे, हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे, आप कानपुर से जी, और अगर मैं अब बात करूँ जो कंटेंट की बात हम करते हैं, जी जी, बहुत सारी फिल्मों में शुरुआत से कानपुर का नाम आता रहा जी, और अब अगर बात करें तो सीरियल्स हो या फिल्में हो, तो कहीं ना कहीं जो कानपुर की भाषा है, जो यहाँ का यानी कहते हैं नॉर्थ की जो बैकड्रॉप होता है स्टोरी में, कंटेंट में, जो लैंग्वेज में जी, वो बहुत ज़्यादा एक तरह से अधिकार हो गया है जी। आपको लगता है कि इससे ज़्यादा जुड़ाव महसूस करता है दर्शक जो है? अभी देखिए, जैसे आपने बताया कानपुर के बारे में, तो कानपुर में जैसे सीरियल जो चल रहा है भाभी जी घर पर है, जी जी, काफ़ी पॉपुलर हुआ, क्योंकि उनमें भी आपने देखा होगा हर जगह वो दिखाते हैं कि कानपुर का बेस है पूरा। जी जी, ठीक है। मेरा भी उस पूरी टीम से बड़ा अच्छा लगाव है और मैं भी जब भी समय मुझे मिलता है शूटिंग से या फ्री होता हूँ मैं, तो मैं जाके वहीं पे जाके सेट पे जाके उनसे बैठ जाता हूँ, क्योंकि सारा मेरा वहाँ परिवार है। मुझे लगता है कि अगर हम कानपुर की बात करें तो कानपुर की फिल्में आप देखेंगे, बॉम्बे में कानपुर का नाम बहुत रोशन होगा और ऐसी कई शख्सियत हैं कानपुर में जिनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा। तो मेरी भी कोशिश है कि थोड़ा सा ये जो माहौल चल रहा है कोरोना वाला, इससे हम लोग मुक्ति पा लें। पूरा वर्ल्ड इससे परेशान है, पूरा देश हमारा परेशान है और हमारे देश के जो नेता लोग हैं इसमें बड़ी कोशिश कर रहे हैं, समाज के बहुत बड़े डॉक्टर जितने भी हैं, आप जैसे मीडिया के लोग हैं, सब कोशिश कर रहे हैं। तो इस बीमारी से भी हम लोग मुक्ति पा ही लेंगे। और इसके बाद मैं न्यू ईयर में कुछ ऐसा प्लान कर रहा हूँ कि बड़े लेवल पर मैं शूटिंग शुरू करूँ, 3-4 फिल्में लॉन्च करूँ और उसकी शूटिंग कानपुर में करूँ। बिल्कुल। और 80% उसमें जो है ना, मैं कानपुर के लोगों को ही काम दूँ, ऐसा मेरा प्लान है। और एक जगह मैंने ले ली ऑलरेडी, जहाँ पे मैं शूटिंग का प्लान बना रहा हूँ, जहाँ पे मैं अपना स्टूडियो बनाऊंगा, जहाँ मैं शूटिंग करूँगा। रवि जी, मेरा सवाल भी यही था आपसे अगला, क्योंकि हम बात करते हैं कानपुर से जुड़े हुए किसी शख्सियत की जी, जो आप फिल्म इंडस्ट्री से हैं, बहुत सारे लोग फिल्म इंडस्ट्री से यहाँ पे जुड़े हुए हैं, लेकिन अमूमन देखा जाए तो यहाँ से निकलने के बाद जब वो कोई नाम कमा लेते हैं, शोहरत कमा लेते हैं, तो कानपुर को कहीं ना कहीं भूल जाते हैं जी। तो ये जो सवाल है बहुत बड़ा अहम सवाल है, लेकिन आपने कहा कि आप यहाँ फिल्में बनाएंगे, आप यहाँ पे प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, आखिरकार कानपुर से ये जुड़ाव जो है ये आपके लिए कितना अहम मायने रखता है जी? अब देखिए, जैसे हमारे एक अच्छे दोस्त हैं राजू श्रीवास्तव जी, ये भी कानपुर के हैं और अभी कुछ दिन पहले मेरी इनसे मुलाकात हुई थी कानपुर में, इनकी घर में फंक्शन था एक। तो मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा राजू भाई मैं चाहता हूँ कानपुर में एक स्टूडियो खोलना, आप मेरी क्या मदद करेंगे? तो बोले आप एक प्रोजेक्ट बना के दीजिए, मैं मीरा जी से बात करता हूँ, योगी जी से बात करता हूँ और इसके बारे में हम जो है कुछ अच्छा प्लान करते हैं। इसी तरह से डॉक्टर साहब हैं जो जीतू जी जो भाभी जी में आते हैं, इनसे भी मेरी इस बारे में चर्चा हुई, ये भी कानपुर के हैं। तो कानपुर के लोग ऐसा नहीं कि कानपुर को भूल गए हैं, हर लाइन में मैंने आपसे बताया ना कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो स्वार्थी होते हैं, जिनको सिर्फ पैसे से मतलब है, या ग्लैमर की दुनिया में गए तो वहीं पे खो के रह गए, वहीं के होके रह गए। हम लोग को चूंकि अपने देश से प्यार है, अपने शहर से प्यार है, अपने करीबियों से प्यार है, जहाँ हमने जन्म लिया है, ये हमारा जुड़ाव हमेशा बना रहेगा। और हम कुछ भी करेंगे, किसी भी लाइन में जाएं, अभी तो खैर हमें फिल्में बनानी है, कहीं भी हम रहेंगे, लेकिन हम अपनी कानपुर की मिट्टी को कभी भूल नहीं सकते। ये बहुत बड़ी बात आपने कही, क्योंकि अक्सर लोग भूल जाते हैं अपनी मातृभूमि को कर्म भूमि के चक्कर में, लेकिन आपने कर्म भूमि को भी संभाल के रखा है, तो मातृभूमि को भी आप मायने देते हैं। एक सबसे अंतिम सवाल मैं आपसे पूछूंगा, अहम सवाल, वो ये कि यहाँ के जो टैलेंट है, जो यहाँ के लोग हैं कानपुर के, आप क्या मानते हैं कि क्या वो इतने टैलेंटेड हैं कि वो यहाँ पे ही रहकर आप जैसे जो प्रोड्यूसर्स हैं उनके लिए काम कर सकते हैं? क्या आप देखते हैं यहाँ पे उतना टैलेंट है लोगों में? बिल्कुल ठीक है आपने। देखिए, टैलेंट की तो इतनी भरमार है हमारे शहर में, यहाँ से बस इनको प्लेटफॉर्म की जरूरत है। हम तो कोशिश ये कर रहे हैं कि हम एक्टिंग स्कूल भी यहाँ खोलेंगे। पहले हम बच्चों को कुछ पॉलिश करने की जरूरत है, हालांकि बहुत ज्यादा उसके लिए हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ एक उनको पॉलिश करना है। और वो बच्चे हमारे देश का भविष्य है, वो देश का नाम रोशन करेंगे और कानपुर का नाम भी रोशन करेंगे।
मैं पूरा प्लान करके इस फील्ड में एक नए साल में बड़े लेवल पर इसको सामने लाने वाला हूँ, और मेरी कोशिश ऊपर जरूर पूरी करेगा। बिल्कुल, हम भी उम्मीद करेंगे कि आप कानपुर के लिए अगर सोच रहे हैं, कुछ ना कुछ अच्छा सोच रहे हैं, तो बहुत बेहतर तरीके से आप काम करो। यहाँ के टैलेंट को बाहर जाने की जरूरत ही ना मिले, क्योंकि योगी जी ने भी शायद अब कह दिया है ना कि नोएडा में हम फिल्म सिटी बनाएंगे, लेकिन हम ये चाहेंगे कि वहाँ भी स्ट्रगल करने से बेहतर है कि आप जैसे लोग अगर यहाँ पर कुछ बनाएंगे तो यहाँ के लोगों को अपने घर में ही रहकर रोटी भी मिलेगी और काम भी मिलेगा। प्रवीण जी, आपका आने के लिए, जुड़ने के लिए, अपने विचार रखने के लिए और हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और शुभकामनाएं आपको आपके आगामी जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए भी। थैंक यू सो मच। शख्सियत में आज जो अहम शख्सियत आपके बीच की मेरे साथ यहाँ पर जुड़ी, फिल्म अभिनेता, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर रवीन टुटेजा जी, जिन्होंने बहुत अच्छी अहम बातें कही और अपने बारे में आपको बताया। उससे भी अहम बात यह कि कानपुर के लिए बहुत कुछ वो करना चाहते हैं, अपने शहर के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। ऐसे ही जमीन से जुड़े हुए लोग, ऐसी ही शख्सियतें जो आपके बीच हैं, वो इस कार्यक्रम का हिस्सा बनती रहेंगी। तब तक आप जुड़े रहिए शख्सियत से। नमस्कार। देखिए, शासन की मंशा के अनुसार हमें सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना है। इस त्यौहार के कार्यक्रम में भी धार्मिक महत्व के कारण त्यौहार के कार्यक्रम प्रदर्शित किए जा रहे हैं, लेकिन उसके साथ कोई एंटरटेनमेंट